गुड मॉर्निंग। आज हम ब्रिटिश शासन भाग 3 को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम देखे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही जो सर जॉन शोर जो है अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाया था। उसके बाद फिर देखिए कि 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मृत्यु हो जाता है और उसे वहीं ही दफना दिया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। तो आज जो हम देखेंगे वह देखेंगे सर जॉन शोर के बारे में। सर जॉन शोर, इसका कार्यकाल देखेंगे 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी। और इसी के कार्यकाल में 1793 का एक्ट आया था। कौन? 1793 का एक्ट। यह जो एक्ट जो है यह 20 साल पे पहले देखे 1773 में, फिर 1793 ईस्वी, फिर आएगा 1713 ईस्वी, 1813 ईस्वी, 1833 ईस्वी, इस प्रकार फिर 1853 और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो इस एक्ट में सबसे पहला देखेंगे कि इससे पहले हम पढ़े थे कि बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के अंदर ही मुंबई और मद्रास के गवर्नर कार्य करते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद उसको स्वतंत्र कर दिया गया। अपने परिषद के अनुसार अपनी वह योजना नीति बना सकता है। दूसरा देखेंगे कि लिखित विधि से प्रशासन की नींव रखी गई। अब जो भी परिषद में नियम बन रहा था वह लिखित विधि से था, उसका हार्ड कॉपी भी रखा जाता था। इसके बाद फिर कानून, व्यापार, विनिमय पर कानून बनाने का अधिकार, नीति बनाने का अधिकार किसको मिल गया? न्यायालय को दे दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कार्यकाल के बाद जो है अगला जो फिर बनेगा गवर्नर जनरल, वो बनेगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, इसका कार्यकाल देखेंगे 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसके कार्यकाल में देखेंगे कि यह जो है एक अलग प्रकार की नीति बनाई और जिसका जो है काफी विरोध भी हुआ, और यही कारण बनेगा 1857 की क्रांति। धीरे धीरे देखेंगे कि यही सब जो है कारण बनते बनते 1857 की क्या हो जाएगी? क्रांति। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि इसकी नीति में पढ़ेंगे कि एक हम पढ़ते हैं इसके समय में जो विद्रोह हुआ। विद्रोह, तो विद्रोह में सबसे पहला देखेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान जो है इसी युद्ध में 1799 में मारा गया था। कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़े थे कि टीपू सुल्तान जो था जैकोबिन क्लब, नेपोलियन फ्रांस में यह क्लब चल रहा था, उसी का यह क्या था? जैकोबिन क्लब का सदस्य। और यह स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष। जिस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस समय जो है नेपोलियन जो है फ्रांस के सम्राट से सहायता भी मांगा था, लेकिन उस समय देखेंगे हम कि 1789 से लेकर के 1799 ईस्वी तक फ्रांसीसी क्रांति वहां हो रहा था। वहां भी फ्रांसीसी जो थे अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, जिस कारण वहां से जब तक मदद के लिए वहां से सैनिकों को भेजा गया तब तक इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और श्री इस मृत्यु का कारण क्या था कि यह श्री इसकी जब योजना को देखेंगे कि
बेलेजली की योजना सहायक संधि, उसी का इसने क्या किया था, विरोध। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि एक और बेसिन की संधि यह 1802 ईस्वी में हुआ। इसमें हम पढ़े थे कि इसमें क्या हुआ था कि उस समय सिंधिया बाजीराव द्वितीय, यह दोनों योजना बनाता है किसके विरोध में, होल्कर के विरुद्ध। और होल्कर के विरुद्ध योजना बनाकर दोनों आपस में मिल जाता है और इसकी भाई का क्या करता है, हत्या कर देता है, भाई का हत्या। और इसी पर यह होल्कर क्या करता है, डायरेक्ट पुणे पर जो है आक्रमण कर देता है। कहां, पुणे पर आक्रमण। और वहां से जो है होल्कर भाग जाता है और होल्कर भाग कर कहां चला जाता है, बेसिन, अंग्रेजों के पास। और वहीं पढ़ेंगे बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि किसके किसके साथ, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि। और इसके बाद फिर देखेंगे एक 1806 ईस्वी में कि राजघाट की संधि यह भी किसके साथ होगा, अंग्रेज प्लस होल्कर, दोनों के साथ। अब आते हैं थोड़ा इसकी नीति के तरफ कि इसका जो था बेलेजली का जो पढ़ेंगे कि यह जो गवर्नर जनरल बनने के बाद 3 प्रकार की नीति बनाई। सबसे पहला बनाया सहायक संधि की नीति। कौन सी नीति, सहायक संधि। दूसरा क्या किया, खुला युद्ध। खुला युद्ध अभी देखिए कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और उसके बाद जमीन हड़प नीति। तो हड़प नीति इसका नहीं था, हड़प नीति फिर आगे पढ़ेंगे। इसका क्या था कि जितनी भी रियासत उससे पहले स्वतंत्र हो गया था, भारत की जितनी भी रियासतें थी जो किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों से जुड़ा था, कि संधि के माध्यम से हो या फिर कर के माध्यम से, सबसे है जमीन हड़पना शुरू कर दिया। लॉर्ड बेलेजली। तो इसका कार्यकाल कब था, 1805। पहला इसका क्या था कि सहायक संधि। दूसरा क्या हुआ, खुला युद्ध। तीसरा क्या था कि रियासतों से जमीन वापस लेना। तो खुला युद्ध को तो हम देख ही लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सहायक संधि। इसके समय इन्होंने कुछ नीतियां बनाई थी कि भारत के जितने भी रियासत थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को स्वीकार करना। वह क्या करेगा, सबसे पहले कि प्रभुत्व को स्वीकार करेगा, तथा सैन्य टुकड़ियां जो था, पहले भारतीय जितने भी रियासत थे शासक, वो अपने अनुसार अपनी स्वेच्छा के लिए कर वसूल करने के लिए सैनिक को रखते थे। और वह सैनिक भी क्या होता था, भारतीय। लेकिन इसके बाद एक नियम बना दिया कि सभी रियासत, सभी शासक और निजाम जो है वह अंग्रेज सैनिकों को वहां कुछ टुकड़ियां को भेजता था, उसके अधीन वह शासक कार्य करता था। उसके बाद कंपनी की स्वीकृति के बिना रियासत किसी भी नीति को लागू नहीं कर सकता है। दूसरा क्या नियम बना दिया कि कंपनी यानी गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून या नियम जो है लागू नहीं कर सकता कोई भी शासक, भारतीय शासक या रियासत या निजाम। विदेशों से कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। फिर गवर्नर जनरल के बिना दूसरे राज्यों के शासक के साथ
यानी गवर्नर जनरल के अनुमति के बिना बगल के रियासत से या शासकों से बात भी एक शासक दूसरे शासक से बात भी नहीं कर सकता है। और ये सब किस पे सौंप दिया? भारतीयों पर। और उसको सिर्फ इतना बोला कि हम आपको वचन देते हैं कि आपकी जो है दूसरे दुश्मनों से आपकी हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इससे सबसे हानि क्या हुआ कि भारतीय जो लाखों सैनिक अधिकारी, इससे पहले ही पढ़ चुके थे कि डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं मिलता था और नीचे का पद भी यह क्या किया? समाप्त कर दिया सैनिक के वेतन के बदले जो है। अंत में क्या हुआ कि सैनिक के वेतन, शासक जो रियासत जो था निजाम, वह क्या करने लगा? सबसे बड़ी गलती यहीं पे हुई थी कि वह जो है वेतन देने के बदले जो है अपनी रियासत का जमीन किसको देने लगा? अंग्रेजों को। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी सहायक संधि, कि यह सब तो नियम बन गया और इस नियम के तहत देखेंगे कि सबसे पहला सहायक संधि जो है हैदराबाद का निजाम, यही किसके साथ संधि किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। यह 1798 ईस्वी में जो है संधि कर लिया। उसके बाद फिर देखेंगे मैसूर, इसका जो है क्रम में याद रखेंगे, तथा तंजौर। पहले मैसूर की संधि हुआ था, फिर तंजौर। मैसूर देखे अभी कि टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद, यानी 1799। फिर अवध को देखेंगे नवंबर 1801 में। फिर देखेंगे नागपुर 1803 में। इसके बाद देखते हैं हम कि किस प्रकार यह जो है संधि हुई। तो सबसे पहला यह क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि के तहत सबसे पहला कौन सा शासक था जो संधि किया था? तो वह था हैदराबाद का निजाम। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा में, 1800 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा में क्या होता था कि जितने भी भारतीय सिविल सेवा में युवा लोग वहां जाते थे सर्विस करने के लिए, उसको सेवा में तो उसके प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज बनाया। प्रशिक्षण के लिए कॉलेज, इसका क्या नाम था? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज यह कहां पड़ता है? कलकत्ता में। और इसके बाद हम फिर देखेंगे कि इसके समय में एक कॉलेज हो गया, सहायक संधि हो गई, रियासतों से जमीन वापस लेना, ये सब इसका क्या था? नीति था। उसके बाद तो पढ़े मैसूर और टीपू सुल्तान का एक याद रखेंगे कि इसके मृत्यु के बारे में कि 4 मई 1799 का इसका क्या हुआ था? मृत्यु, टीपू सुल्तान। 4 मई 1799। अब जो हम कुछ इसमें जो प्रीवियस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उसको देखते हैं कि किस प्रकार एक ही प्रकार का क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा है कि 1802 के बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके साथ हुआ? तो अभी बताए कि बेसिन की संधि जो है किसके बीच हुआ? किसके साथ? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के साथ। इसके बाद दिया है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वही था मराठा कौन? बाजीराव द्वितीय। दोनों क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ बदल दिया है। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो यही लॉर्ड वेलेस्ली के काल में।
सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो यही था हैदराबाद का निजाम। फिर भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो वह था लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें भी हम बुक को देखेंगे, प्रीवियस जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और बनाएंगे, नोट्स तैयार करेंगे। और अगला वीडियो जो है फिर इसका भाग 4 आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।